जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर्स था वार्षिकांक वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो पेज नंबर 36 से लेके 45 तक, यानी कि फ्रेंड्स जो भी कल तक का होमवर्क मैं इस पर अपडेट करता हूँ, यानी कि टोटल आपको ना यहाँ पे 10 पेज पढ़ने को मिला था फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे आज आपको एक ही वीडियो में 10 पेज को कंप्लीट करूँगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मैं उसको आपको पहले से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो ऐसे पढ़िए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं मैं उसको क्या करता हूँ ना, छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं टोटल इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर, पीसीएस मेकर के टेलीग्राम चैनल पर। ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का हमारा पॉइंट। देखिए पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र। देखिए अगर बात करते हैं कि अक्टूबर 2024 में पुर्तगाल के अज़ोरेस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा ने समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित समुद्र क्षेत्र के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। देखिए ये किसने मंजूरी प्रदान की था? पुर्तगाल की। पुर्तगाल में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? अजोरेस द्वीप। याद अजोरेस द्वीप समूह कहाँ है? तो पुर्तगाल में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये क्या है कि सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र का निर्माण करने की मंजूरी दी है। देखिए इसका उद्देश्य है कि वैश्विक समझौते के तहत वर्ष 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि और समुद्र को संरक्षित करने के संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। देखिए और इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक कितने परसेंट भूमि को? तो 30% भूमि को संरक्षित करने के संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का प्राप्त करना है। अब देखिए यह समुद्री संरक्षित क्षेत्र लगभग 3,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं ओजोरस द्वीप समूह के बारे में। देखिए ओजोरस द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में 9 द्वीपों का एक समूह है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोरस ओजोरस मतलब कि ओजोरस जो द्वीप समूह है वो कहाँ पे स्थित है? तो अटलांटिक क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में। कल वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। और ये 9 द्वीपों का एक समूह है। ये ज्वालामुखी द्वीप है जो ओजोरस पठार किससे उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो है। आगे देखते हैं क्या। देखिए कि यह द्वीप समूह ओजोरस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर स्थित है और ओजोरस ट्रिपल जंक्शन पर दुनिया के 3 मुख्य टेक्टोनिक प्लेट, यानी कि यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। याद रखिएगा 3 मुख्य टेक्टोनिक कौन है? तो यूरेशियन हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और अफ्रीकी हो गया, मिलती है। और पीको द्वीप द्वारा स्थित माउंट पीको इस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान। याद रखिएगा कि ओजोरस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर जो स्थित आपका ओजोरस ट्रिपल जंक्शन पर दुनिया के 3 प्रमुख जो टेक्सटाइल प्लेट है उसमें से सबसे ऊंचा जो है आपका पीको द्वीप पर स्थित माउंट पीको है। याद रखिए पीको द्वीप कहाँ पे स्थित है? पीको द्वीप पर, नाम उसका माउंट पीको। ये द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि तापी गैस पाइपलाइन परियोजना। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए 2024 में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर 10 अरब डॉलर के मतलब कि 10 अरब डॉलर से अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा की। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपका तापी जो परियोजना है कहाँ पे शुरू किया गया था? अफगानिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम इसमें कौन कौन सा देश है तो इसमें नाम ही छिका हुआ, टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, कल मैं आपको बताया था, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया है इसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग 1814 किलोमीटर है और इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के रूप में भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो मैं आपको कल बताया था कि ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। अगला है आपका इस परियोजना का शिलान्यास 13 दिसंबर 2015 को किया गया था। याद क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन का शिलान्यास कब रखा गया? तो 13 दिसंबर 2015 को। इसका लक्ष्य किया गया 2019 तक पूरा किया जाने का, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए इस पाइपलाइन का अंतिम गंतव्य भारत की सीमा के पास पंजाब का फाजिल्का शहर होगा। देखिए ये जो पाइपलाइन है ना भारत में कहाँ तक जाएगा? तो पंजाब का फाजिल्का शहर तक वो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि तापी गैस पाइपलाइन भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक क्षेत्रीय सहयोग, राजनीतिक संबंधों का मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेजर टेक्नोलॉजी। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ था कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ था। किस पे हमला हुआ था? हिजबुल्ला पे। और यह सीरियल ब्लास्ट के करीब 8 लोगों की जान चली गई, मतलब कि तकरीबन 2800 लोग क्या हो गए, इससे घायल हो गए ये विस्फोट पेजर से, ठीक है। अब देखिए पेजर होता क्या? तो पेजर एक ऐसा डिवाइस है ना जिसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता था। देखिए 1990 के दशक में और आखिरी 2000 के दशक में शुरुआत में फ़ोन का युग बहुत कम था, फ़ोन आने से पहले पेजर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा था। और इसका इस्तेमाल खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन, इमरजेंसी सेवाओं के प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता था क्योंकि यह भरोसेमंद माना जाता था, ठीक है।
अब देखिए प्रेशर के काम करने की बात करें तो यह रेडियो फ्रिक्वेंसी, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर किस पे काम करता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे इस्तेमाल करता है, काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब कोई संदेश आता है तो यह बीप या वाइब्रेट करता है, इसीलिए इसे बीपर और ब्लीपर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि इनमें किसी भी तरह के इंटरनेट और कॉलिंग की जरूरत नहीं हो पड़ती है। मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क वीक होने के वाली जगहों पर भी पेजर काफ़ी भरोसेमंद डिवाइस है। अब देखिए भारत चीन समझौता, देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि ये जो भारत चीन के बीच में चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए समझौता किया गया था, जिसमें पूर्वी लद्दाख में डेपसांग, याद रखिएगा, पूर्वी लद्दाख डेपसांग और डेमचोक से दोनों देशों की सेना सैनिक पीछे हट रहे हैं और इन दिनों बाद वहां साल 2020 के अप्रैल वाली स्थिति बन जाएगी और गश्त और क्या हो जाएगा, गश्त शुरू हो जाएगी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत और चीन रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए 16वें ब्रिक्स शिखर का सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, तो रूस के कजान शहर में, रूस के कजान शहर में हुआ था। भारत और चीन सम्मेलन के दौरान 5 वर्षों के लिए पहली द्विपक्षीय वार्ता की गई है। देखिए दोनों पड़ोसी देशों के बीच में महत्वपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लंबे समय तक चल रहे सैन्य गतिरोध से प्रभावित हुए हैं। देखिए क्या है आप भारत और चीन के बीच में हुए समझौते, देखिए भारत और चीन के बीच में डेपसांग और डेमचोक से दोनों देशों की सेनाओं से को हटाने का समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि उन देशों के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करना है। अब देखिए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के किस प्रकार भिन्न है। देखिए LOC जो है वह कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में तय की गई युद्ध विराम रेखा से उभरी है और इसे 1972 में दोनों देशों के बीच में शिमला समझौता के बाद, तो शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और LAC केवल एक अवधारणा है जो इस पर दोनों देशों द्वारा सहमति नहीं है और न ही इसे मानचित्र पर चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं क्या कि जिसमें भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों ओर से घिरा है, याद रखिए। देखिए सियाचिन ग्लेशियर पर भारत एक पर नियंत्रण को खतरा है, इसलिए भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर घिर मतलब क्या है, वो घिर जाती है। नेक्स्ट देखिए डोमचेक के बारे में। डोमचोक पर नियंत्रण अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी गतिविधियों और हलचलों पर प्रभावी निगरानी की अनुमति देता है। ध्यान रखिए डोमचोक पे है वो किसका नियंत्रण है, तो अक्साई चीन क्षेत्र का, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इस मुद्दे पर चीन पर चल रहा है विवाद। देखिए डेपसांग मैदान, यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग है, तो क्वेश्चन आता है कि लद्दाख का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो डेपसांग मैदान, ठीक है। इसी तरह यह पहले भी चीनी सैनिकों में घुसपैठ देखी गई है। देखिए डेमचोक यह पूर्वी लद्दाख में स्थित है, ये कहाँ है, तो ये भी आपका है, ये आपका पूर्वी लद्दाख में है और डेपसांग आपका उत्तरी मतलब कि लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में है, ठीक है। और यहाँ पर भारत के तथा चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद रहा है। देखिए पैंगोन झील, यह दोनों देशों के बीच एक प्रमुख टकराव का बिंदु है, जहाँ पे चीनी सैनिक इस क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि गोगड़ा और हॉट स्प्रिंग्स, ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ है, तो दोनों कहाँ पे है, तो ये दोनों पूर्वी लद्दाख में स्थित है। कौन, तो गोगड़ा और हॉट स्प्रिंग्स। देखिए अक्साई चीन क्या है, भारत और चीन से, देखिए भारत जो है ना चीन से 3488 मतलब कि 88 किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत चीन से कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1914 में समझौते के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर सीमा खींची गई थी, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींचा गया था, कितने किलोमीटर, तो 890 किलोमीटर खींची गई थी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए डोकलाम की बात करें तो भूटान में है, वैसे तो डोकलाम भूटान और चीन का विवाद है, लेकिन ये सिक्किम सीमा के पास पड़ता है, ठीक है। देखिए अगला आपका नेक्स्ट है आपका कि भारत चीन साझेदारी और वैश्विक संभावनाएं। देखिए कार्यान्वयन में बात करते हैं, विघटित प्रक्रिया के बाद डी एक्सलेशन और डी इंडक्शन होना चाहिए, जो एक धीमी और जटिल प्रक्रिया होगी जिसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी। आगे आपका कि 1980 के दशक में से भारत और चीन अपने सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं। कब से, तो 1980 के दशक से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका यहाँ पे कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में इसका वैश्विक प्रभाव। देखिए हमास को समाप्त करने के लिए गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले के कारण इजराइल हमास के बीच चल रहा संघर्ष और बढ़ गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए किसके, तो हमास को समाप्त करने के लिए गाजी पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले
और इजराइल हमास के बीच, किसके बीच युद्ध हो रहा है? तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। विवाद का कारण क्या है? तो इजराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तथा ब्रिटेन के लीग ऑफ नेशन मैंडेट से हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इजराइल का गठन कैसे हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तथा ब्रिटेन के लीग ऑफ नेशन मैंडेट से हुआ था इजराइल का गठन। आगे देखिए, यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग यूं तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के ऊपर तो अत्याचार हुए थे और विशेषकर हिटलर द्वारा इसके फलस्वरूप यहूदियों को अलग राज्य की मांग का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला था। देखिए यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। आगे आपका कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद की सबसे बड़ी कारण है यरूशलेम पर अत्यधिक आधिपत्य स्थापित करना। देखिए अब हम बात करते हैं ना कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यरूशलेम जो होता है ना पर मतलब कि आधिपत्य स्थापित करना, क्योंकि यह यहूदी, ईसाई और इस्लाम का धार्मिक स्थल है। इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। किसे? तो याद रखिएगा यरूशलेम को। नेक्स्ट है आपका जेरूशलम जिसको बोलते हैं। आगे आपका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं आगे अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इजराइल की राजधानी वर्तमान में क्या? तो तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को जल्द इजराइल का मुख्य राजधानी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण। देखिए इस संघर्ष में अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इजराइल का पक्ष लिया है और अमेरिका का मानना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। आगे देखिएगा कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष लिया है और उन्होंने फिलिस्तीन के दावों को मूर्त रूप देने पर बल दिया है। तो याद रखिएगा तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुलकर किसका साथ दिया है? तो फिलिस्तीन का पक्ष लिया है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे लगा कि मैं बता दिया। अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अलावा विभिन्न अरब देशों ने तथा इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी फिलिस्तीन के दावों से सही माना है और इसे लागू करने की वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रयास किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको छोड़ दिया हूँ। तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाज से जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ, ताकि आप इसको पीडीएफ टेलीग्राम पे रहेगा, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बार अब आज शाम में होमवर्क आएगा तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सहयोग किया और भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। मतलब क्या, जब युद्ध हुआ था ना, तो इसमें क्या होता कि हम भारत भी क्या फिलिस्तीन का सहयोग किया, भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान दिया। 1992 ईस्वी के पहले भारत ने के इजराइल के साथ कूटनीति संबंध नहीं थे। 1922 ईस्वी के पहले भारत के साथ इजराइल के साथ कूटनीति संबंध नहीं थे, लेकिन याद रखिएगा कि 1992 ईस्वी के पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने पहली बार इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत कब की? तो 1992 में, 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी पर प्रतिबंध। अब देखिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है UNRWA फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, इसका फुल फॉर्म बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इजराइल के अनुसार इन कानूनों का उद्देश्य गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता को प्रभावित करना नहीं है। हाँ, नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि इजराइल बना एशियाई विकास बैंक का सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। देखिएगा, इजराइल एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना है, जिसमें अब एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 69। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इजराइल मतलब कि एशियन मतलब ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में ADB का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर क्या था? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखिए इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं? तो 69 संख्या हो गया सदस्यों की संख्या, लेकिन याद रखिए 69वां कौन है? तो यही इजराइल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं कि यह एक एशिया प्रांत क्षेत्र में केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों को ऋण प्रदान करता है। ADB क्या करता है? देशों को ऋण प्रदान करता है। और देखिए इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या, रूस यूक्रेन संघर्ष के एक नया अध्याय के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य बना था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए शक्ति संतुलन, तो जब ये यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था तो रूस और पश्चिमी दोनों ने इस क्षेत्र पर सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि यूक्रेन की नाटो सदस्य, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता में तेजी लाने का आग्रह किया। मतलब क्या है कि अभी हाल ही में नाटो जो है
नाटो में जो यूक्रेन शामिल होने के लिए कहा है। अगर हम बात करते हैं काला सागर, तो काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि काला सागर इनमें से कौन किस देश से नहीं घिरा है, ध्यान रखिएगा। तो बुल्गारिया से घिरा है, जॉर्जिया से, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ये सभी नाटो देश है, ये जितने भी है बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन, ये क्या है, नाटो देश है। अगला वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल नहीं किया जाए। मतलब रूस अमेरिका को कह रहा है कि देखिए आपको यूक्रेन को शामिल नहीं करना है। तो लेकिन हालांकि इस पर तो अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने पे तैयार नहीं है, ठीक है। अब देखिए भारत का रुख अगर बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत जो में याद रखिएगा पहले तो ये यूक्रेन के दौरान राष्ट्रपति कौन थे, जेलेंस्की के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं, हमने शुरू से ही पक्ष चुना है और पक्ष शांति का है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की एक पहली यूक्रेन यात्रा। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा देश के प्रधानमंत्री जो पहली बार यूक्रेन की यात्रा किए, तो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो जेलेंस्की है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट, देखिए अगर हम बात करते हैं क्या हुआ था बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनके देश और सत्ता में से बेदखल कर दिया था, जिसके विवाद के पीछे सेंट मार्टिन द्वीप पर शक के निगाह से देखा था। क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ पे है, तो पहला क्वेश्चन बांग्लादेश में, ठीक है। थोड़ा सी अंडरलाइन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा कि सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। अगर हम बात करते हैं क्या कि विवादित हो इस राजनीतिक मतलब कि अस्थिरता के बीच में शेख हसीना ने भारत के शरण लिए। देखिए शेख हसीना भाग के कहाँ चली गई थी, भारत चली गई थी, और तात्कालिक कारण के रूप में सरकारी नौकरी कोटा को मुद्दे से देखा जाए। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि तात्कालिक रीजन क्या था ये जाने का, तो देखिए सरकारी नौकरी में जो कोटा जो होता है आरक्षण के मुद्दे को देखा जा रहा था, इसीलिए। अब देखिए सेंट मार्टिन द्वीप, अगर हम बात करते हैं इस द्वीप के बारे में, तो सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी, क्वेश्चन आएगा कि सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट मार्टिन द्वीप जो है कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में है, उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्र बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर निकट स्थित है। देखिए यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीपीय की दक्षिणी सिरे से 9 किलोमीटर दूर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने किलोमीटर दूर है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान बस याद रखिए कि 9 किलोमीटर दूर है। आगे 7.3 किलोमीटर लंबा यह द्वीप समुद्र तल से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है जिसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाम है आपका सेंट मार्टिन द्वीप। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और समुद्री कछुआ का प्रजनन स्थल भी शामिल है। देखिए यह द्वीप लगभग 5000 वर्ष पहले टेक्नॉफ प्रायद्वीपीय का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। अब देखिए बांग्लादेश के लिए महत्व, अगर हम बात करें सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश म्यांमार समुद्री सीमा के निकट स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे है, तो मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश म्यांमार समुद्री सीमा के निकट स्थित है। यह बांग्लादेश की सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो क्वेश्चन आएगा कि सेंट मार्टिन द्वीप यह बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो सेंट मार्टिन द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। देखिए सितंबर 2024 में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड ने महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए तालिबान यानी कि अफगानिस्तान के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानूनी कार्यवाही शुरू करने की पहल की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या मुख्य बिंदु की, तो महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन 18 दिसंबर 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो 3 सितंबर 1981 को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में लागू हुआ है। अब देखिए बात करते हैं क्या इसमें एक प्रस्तावना है, 7 भाग है और 30 क्या है अनुच्छेद शामिल है। आगे देखिएगा कि चीन फिलीपींस विवाद, दूसरा थॉमस सोल और दक्षिण चीन सागर विवाद। देखिए दूसरा थॉमस सोल क्या है, तो यह एक आंसू बूंद के आकार का एटोल प्रवाल द्वीप है जिसकी उत्तरी दक्षिण में लंबाई 11 समुद्री मील के और मतलब कि मूंगा चट्टानों से घिरा हुआ है। किस चट्टानों से घिरा हुआ, तो मूंगा चट्टानों से। देखिए फिलीपींस ने पहली बार 1990 के दशक में अंत में इस पर कब्जा किया था। मतलब किसने, मतलब कि फिलीपींस ने इस पर कब कब्जा किया, तो 1990 के दशक में। फिलीपींस में आयुंगिन और चीन में रेनाई रीफ के नाम से जाना जाता है और यह क्षेत्र विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक रास्तों में से एक है। अब देखिए अगर बात करते क्या है विवाद, तो वर्ष 1947 में चीन ने पहली बार 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपना दावा पेश किया था। नेक्स्ट है कि 9 डैश लाइन 9 चीनों का एक वर्गाकार रेखा है जिसके अंतर्गत दक्षिणी चीन सागर लगभग 90% क्षेत्र सम्मिलित की मतलब कि इसमें हो जाती है। वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संगठन की बात, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कब हुआ, तो 1949 में। के बाद टोकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन के बाहर कर 9 डैश लाइन में अस्तित्व में लाया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कब हुआ, 1949 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दक्षिण सागर में फिलीपींस को भारत में समर्थन। अब देखिए कि वर्ष 2024 में फिलीपींस और भारत के बीच में राजनीतिक संबंधों के वर्ष 75 पूरे होने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा फिलीपींस और भारत के बीच में राजनीतिक संबंध का अभी कितने वर्ष हाल ही में पूरा होने जा रहा था, 75वां वर्ष 2024 में पूरा हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं क्या कि ब्रिटेन और बांग्लादेश में नस्लीय हिंसा। देखिए ब्रिटेन, अगर हम बात करते हैं क्या एक ड्रीम सिटीज़ है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ ड्रीम सिटीज़, ये कहाँ पे है तो ब्रिटेन में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जहाँ पे दंगा हुआ ड्रीम सिटीज़ कहाँ है तो ब्रिटेन में है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए अगर एक्स्ट्रा इतना अगर आप यहाँ इतना एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं तो बहुत सारा टाइम आपका ना होगा, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। बहुत सारे पॉइंट इसमें जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसको मैं छोड़ के मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा चैनल को। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो देखते हैं लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 3 बच्चियों की हत्या, यहाँ पे जो हुआ था ड्रीम सिटीज़ में, वहाँ पे 3 बच्चियों की हत्या का आरोप लगा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि वहीं बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और ढाका छोड़कर भारत पहुँच गए। देखिए याद रखिएगा कि शेख हसीना सबसे पहले कहाँ की ये जो प्रधानमंत्री थी तो याद रखें बांग्लादेश की। ठीक है, और ये बांग्लादेश से इस्तीफा देकर कहाँ आ गई तो भारत पहुँच गई, ये ध्यान रखिएगा। और अर्थशास्त्री से राजनेता बने यूनुस को मतलब कि अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। किसे बनाया गया तो यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया बांग्लादेश के। अगला आप यहाँ पे देखिए, अगर उनके अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। मतलब किसको तो यूनुस को। याद रखिएगा कि वर्ष 2006 में इनको नोबेल प्राइज कब मिला तो वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको सम्मान दिया गया था। देखिए उच्च समुद्री संधि समुद्री जैव विविधता संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है और आधिकारिक स्तर पर इस संधि को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार पर पड़े संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता समझौता यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शंस, ये आपका क्या है कि BBNJ एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। देखिए क्या है उच्च समुद्री हाई सीज, क्या इसके बारे में देखते हैं। देखिए महासागरों का लगभग 64% हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। कितना परसेंट तो 64% हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। तिब्बत समाधान अधिनियम, देखिए हाल ही में अमेरिका कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया था। किसके बीच में तो अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद समाधान के अधिनियम पारित किया है और जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम नाम से दिया गया है। और इसका उद्देश्य है कि बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार तिब्बत चीन विवाद को शांतिपूर्ण समाधान करना। अब देखिए तिब्बत समाधान अधिनियम 2024 के बारे में। इस अधिनियम को जून 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था तो तिब्बत समाधान अधिनियम को पारित किया था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 2024 में। यह तिब्बती नीति अधिनियम 2002 तथा तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम 2020 के बाद तिब्बत का संबंध में अमेरिकी सरकार का तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है। अब देखिए 2 भारतवंशी महिलाओं व्हाइट हाउस फेलो समिति, देखिए नामित हुए थे अमेरिका में 2 भारतीय अमेरिकी महिलाओं बोस्टन से पद्मिनी पिल्लई और न्यूयॉर्क से नलिनी टाटा को हाल ही में 2024-25 के सत्र के लिए व्हाइट हाउस फेलो नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट हाउस फेलो में किसे नामित किया गया है तो 2 भारतीय अमेरिकी महिलाओं बोस्टन से पद्मिनी पिल्लई और न्यूयॉर्क से नलिनी टाटा को हाल ही में ये किया गया था। अब देखिए यह कार्यक्रम के लिए पूरे अमेरिका में से केवल 15 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुना गया था। ये फेलो 1 साल तक व्हाइट हाउस में वरिष्ठ कर्मचारियों, कैबिनेट सचिवों और दूसरे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों का काम करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए पद्मिनी पिल्लई एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मिनी पिल्लई एक यूमिनो इंजीनियर है जो प्रतिरक्षा विज्ञान में खोज एवं जैव सामग्री डिजाइन के प्रगति के बीच की खाई को पाटने का काम करती है ताकि मानव रोगों का उपचार में मदद मिल सके। तो याद रखिए पद्मिनी पिल्लई क्या है तो यूमिनो इंजीनियरिंग है जो मानव रोगों को उपचार में मदद करेगा, इसके लिए इन्होंने खोज किया है। वही नलिनी टाटा जो है न्यूरो सर्जरी रेजिडेंट है, वे टाटा न्यूयॉर्क प्रेसिडेंट्रियन वेल कॉर्नल मेडिकल सेंटर मेमोरियल स्टोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में कार्यरत है और यह केवल वह लेवल 1 ट्रामा सेंटर और विश्व प्रसिद्ध कैंसर संस्था के बीच में आपातकालीन और वैकल्पिक न्यूरोसर्जिकल स्थितियों के स्पेक्ट्रम का इलाज करने में मदद करती है। अब देखिए भारत मालदीव संबंध के बारे में देखते हैं। भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा को व्यापार भुगतान करने पर सहमति जताई गई है। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। अब देखिए भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत यात्रा पर आए मालदीव, तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है तो मोहम्मद मोइजू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता पे मुद्रा की अदला बदली समेत 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुई है। समझौता ध्यान रखिएगा, मुद्राओं का आदान प्रदान, उसके बाद क्या है आपका किस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एवं मालदीव के पॉलिसिंग एंड लॉ
एन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच में प्रशिक्षण। सीबीआई व मालदीव में एंटी करप्शन कमीशन मिलकर करेंगे। नेशनल जुडिशियल एकेडमी और मालदीव में के जुडिकल मतलब कमीशन के बीच समझौता। खेलों में सहयोग को लेकर भी सहमति। अब देखिए शुभारंभ की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। मालदीव में रुपे कार्ड का लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद हनीमादू हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया गया है। मालदीव में भारत की मदद से बने 700 घरों का वितरण किया गया मालदीव में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब घोषणाएं की बात करें तो भारत सरकार द्वारा बिना शुल्क के मालदीव के तटरक्षक जहाज हुडाबो की मरम्मत की जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आपका हुडाबो, ये मालदीव में ये तटरक्षक जहाज हुडाबो है, ये कहाँ पे है? तो मालदीव में है। इसका कौन करेगा? इसका बिना शुल्क क्या है? तो भारत इसका मतलब कि मरम्मत की जाएगी भारत के द्वारा। इन देशों की आयात निर्यात, देखिए भारत मालदीव को, देखिए भारत जो है ना वो मालदीव को क्या क्या देता है? खाद्य पदार्थ में जैसे चावल, गेहूं, चीनी, आलू, मसाला समेत पेट्रोलियम पदार्थ, ग्रेनाइट भेजता है। वहीं मालदीव कल पुर्जे, रबड़, प्लास्टिक, लेदर उत्पादन, कांच और पत्थर के साथ साथ कुछ विशेष खाद्यान्न मंगवाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की। तो याद रखिएगा कि अध्यक्षता किसने किया था? राष्ट्रीय, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी ने किया था। केंद्रीय भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में हब में शामिल होने की मंजूरी भी प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब पर अंतर सरकारी सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 2017 में हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी और ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। कब? तो 2017 में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि जिसके बाद इसकी स्थापना 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में की गई। अगर बात करते हैं क्या कि इसकी अध्यक्षता वर्तमान में यूरोपीय आयोग का डॉक्टर ट्यूडोर कंस्टेंटिनेस्कू द्वारा की जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका कि इसका सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस में है। तो क्वेश्चन आता है कि इसका सचिवालय कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पेरिस में स्थित है। वर्तमान में 16 सदस्य शामिल है इसमें। वर्तमान में कितने देश शामिल है? तो यार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में कितने देश शामिल है? तो 16 देश है। सदस्य मतलब 16 है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। फ्रांस, देखिए भारत फ्रांस राजनीतिक वार्ता 2024। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या 1 अक्टूबर 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो क्वेश्चन आता है फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस में भारत फ्रांस राजनीतिक वार्ता आयोजित की गई है। किसके बीच में? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुई थी। इसके भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के भारतीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने पेरिस पर इस राजनीतिक वार्ता को नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल बोने। अगला आपका कि इसका उद्देश्य है कि द्विपक्षीय रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग के आगे बढ़ाना और उभरते राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य को अंतर्दृष्टि साझा करना। अब देखिए चर्चा का प्रमुख विषय, तो राफेल समुद्री लड़ाकू विमान की खरीदारी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीदारी, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोण। अगला है आपका कि भारत फ्रांस के मध्य में राजनीतिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। भारत फ्रांस के मध्य में राजनीतिक संबंधों का स्थापना कब? 1947 में हुई थी। भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत 1998 में हस्तांतरित समझौते के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत फ्रांस की राजनीतिक साझेदारी कब शुरू हुई थी? 1998 में। आईएनएस तबर ने 2 से 4 सितंबर 2024 को भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग लिया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास जो 22वां संस्करण हुआ था, इसका कैमा संस्करण था? तो 22वां संस्करण ये जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकता है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो भूमध्य सागर में हुआ था। ये कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। इसमें कौन भाग लिया था? तो आईएनएस तबर ने इसमें भाग लिया था, आईएनएस तबर, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ग्लोब ई नेटवर्क 26 सितंबर 2024 को ग्लोब ई नेटवर्क की बीजिंग में आयोजित 5वें अधिवेशन के दौरान भारत के 15वें सदस्यीय ग्लोबल से संचालन समिति का सदस्य चुना गया है। तो याद रखिएगा कि भारत को कैमा सदस्य चुना गया था? 15वें सदस्यीय ग्लोबल ई संचालन समिति का सदस्य चुना गया भारत को 15वें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ई नेटवर्क की बात करते हैं तो ग्लोबल ई नेटवर्क वर्ष 2020 में G20 देशों द्वारा समर्थित एक पहल थी और इसका पूरा नाम था भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण और वैश्वीकरण परिचालन नेटवर्क, ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ द एंटी करप्शन लॉ इन्फॉर्मेंस अथॉरिटीज। देखिए ग्लोब का फुल फॉर्म होता है। इसे आधिकारिक तौर पर 3 जून 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। देखिए वर्तमान सदस्य की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या कि ग्लोबल ई नेटवर्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसमें 121 सदस्य देश है, 2019 सदस्य प्राधिकरण है, 121 सदस्य देश, याद रखिएगा।
एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए, ध्यान रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में किसे पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, तो याद रखिए जापान को। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, तीसरा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। और जो इसके बढ़ते हुए भू राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है, यह उपलब्धियां भारत की गतिशील वृद्धि, युवा आबादी एवं विस्तारित अर्थव्यवस्था में प्रेरित है। देखिए इस इंडेक्स में अमेरिका को प्रथम स्थान मिला है और चीन को द्वितीय स्थान में रखा गया है। ये दोनों देशों सुपर पावर श्रेणी में आते हैं। कौन, तो याद रखिएगा अमेरिका और चीन। और तीसरा स्थान किसका है, भारत का है। और इस रैंक में सुधार के साथ तीसरे स्थान पे है, जापान चौथे पे, ऑस्ट्रेलिया पांचवें पे, रूस छठे पे और पाकिस्तान जो है आपके 16वें स्थान पे है। और सबसे अंतिम में कौन है, तो याद रखिए पापुआ न्यू गिनी और सबसे अंतिम स्थान पे है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। एशिया पावर इंडेक्स के बारे में देखिए, एशिया पावर इंडेक्स को लोबी इंस्टीट्यूट ने वर्ष 2018 में लॉन्च किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया पावर इंडेक्स को किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था, तो लोबी इंस्टीट्यूट कब, तो 2018 में। ठीक है, और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र की शक्ति गतिशील का एक वार्षिक माप है और यह एशिया प्रशांत को 27 देशों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और वातावरण को आकार देने तथा प्रतिक्रिया देने की इनकी क्षमता को जांच करता है। देखिए यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में, याद रखें अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आयोजित भविष्य में एक शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन किया। उन्होंने कहा है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार वैश्विक शांति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान, मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कैवां सत्र था, 79। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में आगे नेक्स्ट है आपका कि समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में देखिएगा। अगर हम बात करते हैं समिट ऑफ द फ्यूचर वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र के 79वें वार्षिक महासभा बैठक के दौरान एक प्रमुख कार्यक्रम है। देखिए ये समिट ऑफ द फ्यूचर जो वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 21वां सत्र 79वां वार्षिक महासभा बैठक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में आगे देखिएगा कि विदेशों से भारत को वापस की गई भारतीय कलाकृतियाँ। अब देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में लाओस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और जापान के नेताओं को भारत में प्रसिद्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले तोहफे दिए। देखिए अब जो आपका जो 21वां जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें लाओस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और जापान के नेताओं को भारत को ना कुछ संस्कृति विरासत दिया गया। देखिए इसमें उल्लेखनीय उपहार भारत ने क्या क्या दिया, महाराष्ट्र के मानिक से सजी राशि चांदी के लैंप की एक जोड़ी, ठीक है ना, याद रखिएगा। मीना यानी कि तामचीनी के काम वाली पीतल की वृद्ध प्रतिमा, सादेली बॉक्स में एक पाटन पटोला स्कार्फ, कदम की लकड़ी के बना बुद्ध का सिर जैसे भारत की कलात्मक और शिल्प कौशल के नमूने शामिल हैं। देखिए पीतल के बुद्ध प्रतिमा की बात करें तो पीएम मोदी ने के लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सियोलिथी, ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि लाओस के राष्ट्रपति कौन है, तो थोंगलून सियोलिथ को मीना के काम वाली पीतल की एक बुद्ध प्रतिमा भेंट की थी। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लाओस के राष्ट्रपति कौन है, ये ध्यान रखिएगा। यह दक्षिण भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तमिलनाडु में हुई है। अब देखिए चांदी की मोर मूर्ति, देखिए मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो शिगेरू इशिबा को पश्चिम बंगाल में तैयार शानदार नक्काशी वाली चांदी की मोर मूर्ति भेंट की है। आगे देखिएगा चांदी का लैंप, तो पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, तो क्वेश्चन आएगा न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन को महाराष्ट्र के मनिक से सजे राशि चांदी के लैंप एक जोड़ी भेंट की है। देखिए लकड़ी की मेज, ठीक है, देखिए लकड़ी की मेज, तो मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने की बधाई देते हुए लद्दाख में बनी एक कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भेंट की है। वह सीनावात्रा से भी मोदी को उनके ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के शुभारंभ दी गई है। ठीक है, देखिए अमेरिका ने 297 प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाई, तो कितने कलाकृतियां भारत को लौटाई, तो 297, ये याद रखिएगा डेटा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका में 297 प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाई हैं जिन्हें तस्करी करके देश से बाहर ले गया था। इसमें करीब 4000 साल पुरानी एक मानक आकृति भी शामिल है। अगर हम बात करते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक के पुरावशेषों से ज़्यादातर पूर्वी भारत के टेराकोटा कलाकृतियां हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या भारत यूएई के मध्य ऊर्जा सहयोग पर समझौता, देखिए भारत और संयुक्त राज्य अमीरात ने हाल ही में ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नयान से मुलाकात की। तो क्वेश्चन आएगा कि अबू धाबी के क्राउन कौन है, प्रिंस कौन है, तो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नयान को मुलाकात की है और समग्र रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने समेत कई क्षेत्रों पर मुद्दे पर मतलब व्यापक चर्चा की है। देखिए फूड पार्क होगा स्थापित, चौथा समझौते ऊर्जा भारत और ADIPEC
एनओसी के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियासत का हुआ है। भारत में फूड पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC के बीच में अलग समझौता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे ये फूड पार्क बनेगा, तो भारत के गुजरात में, याद रखिए गुजरात और अबू धाबी, किसके बीच, तो गुजरात और अबू धाबी, यानी भारत और अबू धाबी के बीच में समझौता हुआ जहाँ पे फूड पार्क बनाया जाएगा। देखिए बीते वर्षों ऐसे मजबूत हुए दोनों देशों के संबंध। देखिए 85 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में, इसके चलते देशों एक दूसरे के शीर्ष व्यापारिक साझेदारी में से एक है। 2022-23 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में यूएई भारत में शीर्ष निवेशों में से एक है। लगभग 3.5 मिलियन मजबूत और जीवंत भारतीय समुदाय यूएई के सबसे बड़ा प्रवासी समूह बनाता है। G20 की भारतीय अध्यक्षता में यूएई को विशेष मेहमान तौर पर आमंत्रित किया गया था, यूएई को G20 में, और 1 जनवरी को भारत के सहयोग में यूएई ब्रिक्स का भी सदस्य बन गया। याद रखिएगा भारत के सहयोग से यूएई ब्रिक्स का क्या हुआ, सदस्य बन गया। तो क्वेश्चन आ सकता है अभी हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य कौन बना था, यूएई। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में भारत यूएई के रक्षा सहयोग की नई गति देखी गई है। जनवरी 2024 में राजस्थान में पहला भारत यूएई द्विपक्षीय सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान में किया गया। किसके बीच में, भारत और यूएई के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। चीन अफ्रीका सहयोग मंच, देखिए हाल ही में चीन द्वारा बीजिंग में चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का 9वें संस्करण की मेजबानी की है। तो क्वेश्चन आएगा कि चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का कैवा संस्करण था, 9वां संस्करण, चीन द्वारा यह बीजिंग में किया गया था। चीन अफ्रीका सहयोग मंच के बारे में देखिए परिचय। चीन अफ्रीका सहयोग मंच फोरम द चाइना अफ्रीका कॉर्पोरेशन, पीपल्स रिपब्लिक्स ऑफ द चाइना और अफ्रीका के राज्यों के बीच में एक आधिकारिक मंच है। स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2000 को की गई थी। किसकी, तो याद रखिएगा चीन अफ्रीका सहयोग मंच की स्थापना हुआ तो 10 अक्टूबर 2000 को ईस्वी में की गई थी। सदस्य वर्तमान में इसमें 53 अफ्रीकी देश है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 2024 सम्मेलन की थीम की बात करते हैं तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और उच्च स्तरीय चीनी अफ्रीकी भाग्यशाली समुदाय का निर्माण करने के लिए हाथ मिलाना। ठीक है, अब देखिए अगला है क्या कि बांग्लादेश बना कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव का 5वां सदस्य। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव के 5वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बनेगा कि कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव में 5वां सदस्य कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा घोषणा मॉरिशस के वर्चुअली आयोजित की गई है। ये वर्चुअली हुई है मॉरिशस में, कहाँ हुई है, तो 5वां कोलंबो सुरक्षा मतलब कनक्लेव जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो मॉरिशस में हुआ है। ये वर्चुअली हुआ है, जो 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर बैठक के दौरान की गई है। वर्ष 2024 के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रीय सलाहकार पंकज कुमार सिंह ने किया है। अगला देखते हैं क्या कि कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव के बारे में। देखिए समुद्री सुरक्षा से संबंधित इस क्षेत्रीय समूह का सचिवालय कोलंबो में स्थित है। इसका सदस्य देशों में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, बांग्लादेश शामिल है। मॉरिशस वर्ष 2022 में इसका सदस्य बना। तो क्वेश्चन आएगा कि कोलंबो सुरक्षा मतलब कि सुरक्षा कनक्लेव में कौन सा देश शामिल है, तो भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और बांग्लादेश शामिल है, और मॉरिशस अभी हाल ही 2022 में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं क्या कि इसकी स्थापना 2020 में किया गया था और भारत, श्रीलंका एवं मालदीव द्वारा समुद्री सहयोग के त्रिपक्षीय बैठक के दायरे का विस्तार करने के साथ हुई थी इसकी स्थापना। 2020 में हुआ था। किसकी स्थापना, तो कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव की स्थापना। इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सभी तटीय देशों से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग को साझा सुरक्षा से रेखांकित करना। किस महादेश, तो हिंद महासागर क्षेत्र को। देखिए ICC द्वारा रूसी रक्षा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन युद्ध के जुड़े कथित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए पूर्वी रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये वारंट जो है वह 10 अक्टूबर 2022 से 9 मार्च 2023 के बीच में किए गए थे। मतलब कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने के लिए युद्ध अपराध के लिए ICC वारंट जारी किया गया था। किसके लिए, तो रूसी राष्ट्रपति कौन थे, व्लादिमीर पुतिन। देखिए अगर बात करते हैं क्या कि सर्गेई शोइगु रूसी रक्षा मंत्री थे। इसके नेतृत्व में फरवरी 2022 में यूक्रेन आक्रमण के शुरू हुआ था। ठीक है, और यह पुतिन का एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखा जाता है क्योंकि 12 वर्षों तक अपने पद पर रहे थे और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध प्रयासों का नेतृत्व भी सौंपा गया था। अगर हम बात करते हैं क्या कि वालेरी गेरासिमोव, ये पुतिन और शोइगु के बाद गेरासिमोव को सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है और वर्ष 2012 में उन्हें उप रक्षा मंत्री भी बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पेज नंबर 45 दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स पेज नंबर 35 से लेकर 45 तक मैं यहाँ पर आपका पूरा करंट अफेयर्स भी कल और आज वाला जो भी था वो मैं होमवर्क कंप्लीट कर दिया हूँ। तो प्लीज़ पीसीएस में करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए इसका PDF के लिए, और चैनल को फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए डेली जो होमवर्क सीरीज जो चलता है फ्रेंड्स मैं आपको बताया तो मंडे टू फ्राइडे आपका होमवर्क सीरीज चलता है। ये आपको लगभग 6 साढ़े 6 बजे आपको शाम में वीडियो अपलोड हो जाएगा। जैसे ही क्लास कंप्लीट होता है मैं उसके बाद इसको वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। और साथ में
पे आपको वीकली टेस्ट होता है, दरोगा का फुल मॉक टेस्ट होता है जो वीकली आपको संडे को प्रोवाइड किया जाता है, पूरा एकदम 100 मार्क्स का रहता है, ये 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का रहता है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। मैं एक आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूँ, और जो भी आपका ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट है, जो डेली प्रैक्टिस होता है, मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा। और पीसेस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।